नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स मतलब क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स तो प्लेटलेट को इनिबिट करने वाले ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनके बारे में समझ लेते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन आर कॉल्ड एज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? टू प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट का एग्रीगेशन प्रिवेंट करने के लिए, मतलब प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन। जो प्लेटलेट है वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम ये एग्रीगेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन की, इनको जो ड्रग्स प्रिवेंट करते हैं ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। मतलब प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन जो है वो प्रिवेंट करने वाले ड्रग्स, उनको बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहला है साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल है एस्पिरिन, ट्राइफ्लूसल। देन नेक्स्ट है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर्स, जिसका एग्जांपल है क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन। देन नेक्स्ट है फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है डाइपाइरिडामोल। देन नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है टायरोफाइबैन। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का। तो इनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर के बारे में, जिसका एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उस चैप्टर में भी हमने एस्पिरिन के बारे में पढ़ा था कि ये किस तरीके से अपनी एंटी प्लेटलेट एक्शन जो है वो शो करता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एस्पिरिन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एस्पिरिन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इनहिबिटिंग द प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस ड्यू टू विच। तो एस्पिरिन क्या करता है? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो इनहिबिट करता है। किससे? प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस जो होता है, मतलब ये क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है। इसका सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करके जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है इस प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। ड्यू टू विच उससे क्या होता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज रिड्यूस। तो जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने वाला रहता है वो कम हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ डैमेज आर्टेरियल वॉल। तो जो भी आर्टरी की वॉल डैमेज हुई है तो वहाँ पर जो भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से ये जो ड्रग है, ये एस्पिरिन जो है वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इंडिकेशन। सबसे पहला है एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में दिया जाता है, पेन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है रिड्यूस पेन, पेन को कम करने के लिए ये ड्रग यूज किया जाता है। रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन माइग्रेन, माइग्रेन मतलब हेडेक होता है तो इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते। चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स, तो जो भी चिल्ड्रंस होते हैं 16 ईयर और उससे छोटे, 16 ईयर्स के अंडर के जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेज डिसीज़, रेज नामक एक डिसीज़ होता है ये उनमें ऑकर हो सकता है, ये ऑकर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए चिल्ड्रंस में ये ड्रग यूज़ नहीं किया जाता, उनको ये नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, उस टाइम पे एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते। लीवर डिसीज़, अगर लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए इन ड्रग्स के। देन इनका डोज है 325 टू 650 mg ओरली। एस्पिरिन की ये ड्रग है 325 टू 650 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया एस्पिरिन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडीपी पाथवे इनहिबिटर्स। तो एडीपी पाथवे इनहिबिटर्स मतलब क्या होता है? ये वही कैटेगरी है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर्स, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पाथवे इनहिबिटर्स। तो इसका एग्जांपल है टिक्लोपिडिन। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग इनहिबिट द बाइंडिंग साइट ऑफ एडीपी टू प्लेटलेट्स रिसेप्टर्स एंड ट्रिगर्ड द इंट्रासेलुलर पाथवे दैट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच चेंजेस द शेप ऑफ प्लेटलेट्स एंड देयर एग्रीगेशन। तो ये जो ड्रग होते हैं, ये जो टिक्लोपिडिन है, किस तरीके से काम करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, बाइंडिंग साइड ऑफ एडीपी टू प्लेटलेट रिसेप्टर। तो जो प्लेटलेट के रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एक बाइंडिंग साइट होती है एडीपी की। ये जो प्लेटलेट के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होती है, एक जगह होती है किसकी, एडीपी की जगह होती है। तो इस एडीपी की जो बाइंडिंग साइट होती है इसकी जगह को इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं and trigger the intracellular pathway that leads to activation of glycoprotein complex which changes the shape of platelets and their aggregation। तो ये ब्लॉक तो कर दिया और साथ में ये क्या करता है, जो इंट्रासेलुलर पाथवे होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पाते, प्रॉपरली एग्रीगेट नहीं हो पाते। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो इस तरीके से ये टिक्लोपिडिन काम करता है, इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशंस के बारे में, ये किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है एज एंटीप्लेटलेट ड्रग। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग करके यूज़ किया जाता है। आर्टेरियल डिसीज, तो आर्टेरियल डिसीज में भी ये यूज़ किया जाता है। कोरोनरी सिंड्रोम में ये यूज़ किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड कोई सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। इसका डोज होता है 250 mg 2 टाइम्स अ डे। तो 250 mg का डोज देते हैं 2 टाइम्स पर डे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, ये हमारे थर्ड कैटेगरी है जिसका एग्जांपल है डाइपाइरिडामोल। तो इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। इट इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्टरेज thus increase the CAMP cause decrease in synthesis of thromboxane and other platelet aggregation फैक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ड्रग होता है डाइपाइरिडामोल, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो CAMP होता है, साइक्लिक AMP होता है, वो इंक्रीज हो जाता है हमारे सेल्स में, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP जो है वो इंक्रीज होने की वजह से जो थ्रोम्बोक्सेन होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसका सिंथेसिस कम हो जाता है। साइक्लिक AMP जो है इसके लेवल बढ़ जाने की वजह से जो थ्रोम्बोक्सेन होता है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है। और जो भी अदर प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स होते हैं, दूसरे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोक्सेन ये भी प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर है, तो इसका तो सिंथेसिस कम होता ही है, डिक्रीज तो होता ही है। साथ में जो दूसरे प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स होते हैं उनका भी सिंथेसिस ये इनहिबिट कर देता है, उनका भी सिंथेसिस कम हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर कोई क्लॉट फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि इनका सिंथेसिस कम हो जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर वो प्रॉपरली क्लॉट फॉर्म नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये ड्रग होता है डाइपाइरिडामोल, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस मतलब यूजेस क्या होता है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन प्रिवेंट करते हैं ये ड्रग। एज एंटीप्लेटलेट ड्रग, तो एंटीप्लेटलेट ड्रग करके भी ये यूज़ किए जाते हैं। अनस्टेबल एंजाइना ये एंजाइना पेक्टोरिस का एक टाइप है, तो इस कंडीशन में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। सीवियर लंग डिसीज, अगर लंग डिसीज है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहला है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन इस कंडीशन में हम इस ड्रग का यूज़ नहीं कर सकते। एवी ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में भी इस ड्रग का यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोज होता है 5 mg पर ml, इतना इसका डोज होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया डाइपाइरिडामोल। देन हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, हमारी सबसे लास्ट कैटेगरी, उसके बारे में देखेंगे जो कि है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स मतलब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। दीज आर द ड्रग्स विच कॉज लाइसिस ऑफ ऑलरेडी फॉर्म थ्रोम्बस। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये लाइसिस कॉज करते हैं। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन करते हैं ऑलरेडी फॉर्म थ्रोम्बस। मतलब थ्रोम्बस मतलब जो भी क्लॉट फॉर्म हुआ है हमारे आर्टरीज में, वेसल्स में, तो उस कंडीशन में वो जो क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसका लाइसिस करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। हमने
एंटीकोआगुलेंट्स के बारे में देखा, तो वो जो एंटीकोआगुलेंट्स थे वो प्रिवेंट करते थे, क्लॉट का फॉर्मेशन प्रिवेंट करते थे। और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं, ये ऑलरेडी जो फॉर्म हुआ थ्रोम्बस है, जो भी क्लॉट है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका लाइसिस करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है नॉन फाइब्रिन स्पेसिफाइड, जिसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। सेकंड है फाइब्रिन स्पेसिफाइड, जिसका एग्जांपल है अल्टेप्लेज, रेटेप्लेज। तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए, ये इनके कैटेगरीज हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो कि है नॉन फाइब्रिन स्पेसिफाइड, जिसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। ये किस तरीके से काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। Streptokinase act with plasminogen to produce an activator complex that convert plasminogen to plasmin, and plasmin is a substance who destroy the thrombus। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ये प्लाज्मिनोजन पे अपनी एक्शन शो करता है, किसके लिए, टू प्रोड्यूस एन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। तो एक एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये प्लाज्मिनोजन पे इफेक्ट शो करता है, एक्ट करता है। तो ये जो एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, दैट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। तो ये जो एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, ये प्लाज्मिनोजन है, इसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन इज अ सब्सटेंस हु डिस्ट्रॉय द थ्रोम्बस। तो जो थ्रोम्बस है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लाज्मिन क्या करता है, जो भी थ्रोम्बस है, जो भी क्लॉट है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से जो भी क्लॉट है उसका लाइसिस हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज काम करता है। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस होते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। वेन थ्रोम्बोसिस, वेन्स में अगर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, आर्टरीज में फॉर्म हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ये कुछ इनके इंडिकेशंस हो गए। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इंट्राक्रैनियल हीमोरेज। अगर हीमोरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है हमारे ब्रेन में तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज नहीं कर सकते। कैंसर इनसाइड द स्कल, स्कल के इनसाइड में कैंसर है, मतलब ट्यूमर फॉर्म हुआ है, ब्रेन कैंसर है, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज नहीं कर सकती। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डोज। सिंगल डोज ऑफ 1.5 मिलियन IU स्ट्रेप्टोकाइनेज शुड इन्फ्यूज इंट्रावेनसली। तो एक सिंगल डोज होता है जो कि 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स का होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, जो कि इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज का। देन हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फाइब्रिन स्पेसिफाइड, जिसका एग्जांपल है अल्टेप्लेज। तो इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। This drug bind to the fibrin plasminogen complex and convert inactive plasminogen to active plasmin which destroy fibrin और clot। तो ये भी ड्रग सेम तरीके से काम कर रहा है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज काम कर रहा था। ये भी ड्रग फाइब्रिन प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो रहा है और जो इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन है उसको एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहा है। और जो प्लाज्मिन होता है वो क्या करता है, क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से फिर जो भी थ्रोम्बस है उसका लाइसिस हो जाता है। तो इस तरीके से ये अल्टीप्लेज काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है, किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। पल्मोनरी इम्बोलस, पल्मोनरी इम्बोलस मतलब लंग्स में इम्बोलस का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो ये हार्ट की कंडीशन है, इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है ये ड्रग। तो इस तरीके से ये कुछ इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड डोज। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है हीमोरेज। तो हीमोरेज मतलब क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही तो उस कंडीशन में अल्टीप्लेज का यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रोक इस कंडीशन में भी नहीं कर सकते। और हेड ट्रॉमा, हम इस्चेमिक स्ट्रोक में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, पर अदर जो टाइप्स होते हैं स्ट्रोक के उस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। हेड ट्रॉमा है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए अल्टीप्लेज के। इनका डोज होता है, अल्टीप्लेज का डोज होता है 0.9 mg/kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। रेटिप्लेज का डोज होता है 10 यूनिट्स इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं अल्टीप्लेज एंड रेटिप्लेज। तो इस तरीके से ये कैटेगरी होती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स की। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में जितने भी कैटेगरीज हमें दी गई थी वो सारे कैटेगरीज के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।